90% एनआईएस स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि जब आप एनआईएस में एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है और आपका एक साल बर्बाद हो सकता है अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो गया है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एनआईएस में फॉर्म भर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10th में एडमिशन ले रहे हैं या क्लास 12th में एडमिशन ले रहे हैं। उसके लिए मिनिमम बेसिक एलिजिबिलिटी या क्या क्या चीज, क्या क्या क्राइटेरिया हमें क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि हम 10th में या 12th में एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा 10th फेल है, 9th फेल है, कभी स्कूल नहीं गया है, वर्किंग प्रोफेशनल है, क्या ऐसी एलिजिबिलिटी है हर किसी के लिए कि जिससे कि वो 10th और 12th में क्या कर सकते हैं, एनआईएस में फॉर्म भर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस कि आपकी एनआईएस में एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है जब आप एनआईएस का एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू सतीश साइंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि एनआईएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहले आप एक चीज यहाँ पे समझिए, एनआईएस क्या करता है, एग्जाम दो कंपार्टमेंट में लेता है, एक तो एनआईएस क्लास 10th के लिए लेता है और एक एनआईएस क्लास 12th के लिए लेता है। एनआईएस क्लास 10th का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे हम पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम 12th के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कंपैरिजन भी जानेंगे कि दोनों की एलिजिबिलिटी में क्या आपका यहाँ पे डिफरेंस आता है। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि एनआईएस क्लास 10th है, इसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। तो जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सेकेंडरी चूज करना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, सीनियर सेकेंडरी चूज कर देते हैं। सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th हो गया है ना। अब उसमें सबसे पहले याद रखना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी बच्चा अगर एनआईएस क्लास 10th में अगर एडमिशन लेना चाहता है उसको मिनिमम 14 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट होनी चाहिए एज पर क्या, एज ऑन 31 जुलाई ऑफ द एडमिशन ईयर। मतलब अगर आज मान लो आप 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं, 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई 2026 जब मैं डेट डालूं, है ना, 31 जुलाई 2026 से लेकर आपका डेट ऑफ बर्थ, डीओबी जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर मैं काउंट करूं ईयर्स तो कम से कम मिनिमम 14 इयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम कितना भी रहेगा पर मिनिमम 14 इयर्स होना चाहिए। अगर 14 इयर्स से कम है तो आप एडमिशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पहला रूल आप जान लीजिए, ठीक है। उसका सेकंड चीज जो आपको याद है, अब अपर एज लिमिट कितना तक है, तो देयर इज नो अपर एज लिमिट। 14 ईयर से लेकर आप जब तक 100 साल के भी हो तो भी आप एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं, 10वीं दे सकते हैं, ऐसा उसका कोई टेंशन नहीं है। नाउ अब आपको एज की सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी एज की होती है, ये ध्यान रखना। उसके बाद जब भी आप एनआईएस का फॉर्म भर रहे हैं तो 10वीं के लिए आपको किस किस मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जैसा आप लिख के दिया है कि नो अपर एज लिमिट, जैसे मैंने यहाँ पे भी बना के दिया आपको कि अपर एज लिमिट कुछ होती नहीं है, अपर एज लिमिट का कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपका 14 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। वो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है, मिनिमम क्राइटेरिया वो आपका क्या होना चाहिए, तुम्हारा सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ अब उसके बाद यहाँ पे हम समझेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। हाँ, कि अगर आप 10th के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका इन चारों में से कुछ ना कुछ एक तो कुछ ना कुछ कंप्लीट होना ही चाहिए। पहला क्या है, पास क्लास 8 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। अगर आप 10वीं में एडमिशन चाहिए तो आपको कोई भी स्कूल से हो, वो आपका स्टेट, सीबीएसई, आईसीएसई रिकॉग्नाइज हो तो उसकी मार्कशीट चाहिए। स्टडीड अप टू क्लास 9, ठीक है, आप क्लास 9 तक स्टडी हो गए, आपने क्लास 9 तक स्टडी की है, इसके लिए आप क्या देख सकते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन वेयर एप्लीकेबल एज पर एनआईएस नॉर्म्स। ओके, तो आप 9 का 8 का मार्कशीट आप दिखा दीजिए तो वो भी हो जाएगा, और वो भी क्या होना चाहिए, वैलिड मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसे फेक मार्कशीट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद स्कूल ड्रॉप आउट है, अगर आपने मान लीजिए 6 स्टैंडर्ड में, 7 स्टैंडर्ड में स्कूल ड्रॉप कर दिया था, 8th में ड्रॉप कर दिया था बिकॉज ऑफ सम एक्सवाइजेड रीजन, और आप अभी अपना 10th स्टैंडर्ड देना चाहते हैं, वो कैसे करें, वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्कूल ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फेल हो गए थे क्लास 9th और क्लास 10th में, ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट ये कैटेगरी के रहते हैं कि क्लास 9th में सीबीएसई में फेल हो गए, अभी आप उनको अपना 1 साल बचाना है तो वो ले सकते हैं 10th में एडमिशन। उसके बाद प्राइवेट कैंडिडेट है, प्राइवेट कैंडिडेट को मतलब ऐसा है कि जो वॉलंटरी अपना क्या कर रहा है, मतलब अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ऐसा भी होता है कि मान लो, मैं ये बहुत बार हर एक वीडियो सीरीज में बताता हूँ कि देखिए ऐसा भी होता है कि मान लो कोई बच्चा का क्लास 1 से स्कूल ही नहीं गया है, क्लास 1 से वो स्कूल नहीं गया है, पर अभी उसकी जो एज है, अभी उसकी एज है 12 या 13 साल की हो गई है ना, 12-13 साल से हो गई है, क्लास 1 से स्कूल नहीं गया बिकॉज ऑफ XYZ, मान लो कोई बीमार था, फैमिली कंडीशन या कोई भी आपका रीजन होने दो। अब वो पेरेंट्स भी चाहता है कि सर मेरे बच्चे का एज तो बहुत ज्यादा हो गया, अब मैं इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो बिठा नहीं सकता हूँ, है ना, क्योंकि सीबीएसई तो आपको डायरेक्टली आपको किसी भी स्कूल में एडमिशन मिलेगा नहीं ऐसे करके। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि 12-13 का अगर किसी का एज हो गया है तो उसको आप डायरेक्टली किसमें ले लो, 9th एनआईएस के फॉर्म, 9th या 8th एनआईएस में डाल दो, है ना, 9th और 8th एनआईएस में डाल दो, और जैसे उसका 14 ईयर कंप्लीट हो जाएगा ना तो क्या होगा, 10th एनआईएस में ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं, ऐसे सतीश साइंस एकेडमी इंस्टीट्यूशन या सतीश इंटरनेशनल स्कूल किसी भी आप सेगमेंट में हमारा एडमिशन लो, हम उसका 10th एनआईएस का फॉर्म क्या कर देते हैं, भर देते हैं। जिससे क्या हो जाता है कि अगर कोई बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया है, होमस्कूलिंग है, ऑनलाइन स्कूलिंग है, किसी भी प्रॉब्लम में वो बच्चा प्रॉब्लम कर किसी भी इशू उसका आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो आप ये समझिए, ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, बट अगर किसी के पास कोई मार्कशीट नहीं है,
किसी भी स्टैंडर्ड की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी मार्कशीट नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी के पास कोई लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है या किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो भी हम उसका एडमिशन करवा देते हैं एनआईएस में 10th में, ठीक है ना। तो आप वो चीज का निश्चित रहें, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप सदी साइंस एकेडमी से सदी साइंस एकेडमी को कॉल कीजिए, जो भी काउंसलर है वो आपको पूरा डिटेल समझा देंगे कि कैसे करके एडमिशन आपका हो सकता है, ठीक है। तो इसका तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास इन चारों में से कुछ भी नहीं रहा तो भी हम आपको हेल्प आउट कर देंगे वहां पे, ठीक है। पर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, इसका कोई हेल्प नहीं कर सकते कोई भी, डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने। सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगेगा, डीओबी। अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में दो चीज आ सकती है, एक तो आधार कार्ड आ सकता है, ठीक है, आधार कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा तो वो एक हो सकता है, या बर्थ सर्टिफिकेट आपका हो सकता है। तो यहाँ पे आपका या आधार कार्ड आप अटैच कर सकते हो या बर्थ सर्टिफिकेट, दो में से एक अटैच करके बाद बन जाएंगे। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए देखो दो प्रॉब्लम होता है एड्रेस प्रूफ में। एक क्या होता है कि कोई कोई क्या होता है कि माइग्रेट हुए हैं, मतलब एक्चुअली उनका होम स्टेट, मान लीजिए किसी का होम स्टेट है यूपी है, पर वो क्या है पुणे में पढ़ाई करने के लिए आया है, पुणे में पढ़ाई करने के लिए आया है, तो उनके आधार कार्ड में कौन सा एड्रेस है, यूपी का एड्रेस है, आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो यूपी का है। पर अभी आप वो क्या करते हैं, रेंट पे रहते हैं। तो जो भी रेंट पे रहते हैं पुणे में या कोई भी स्टेट में, वो रेंट पे रहते हैं और उनका एग्जिस्टिंग एड्रेस जो आधार कार्ड में वो अलग है और वो आधार कार्ड का एड्रेस चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो उनको क्या चाहिए रहता है, रेंट एग्रीमेंट। क्या बनाना है, जिसके भी जहां पे भी आप रेंट ले रहे हैं, रेंट में रह रहे हैं, उनके साथ आपको रेंट एग्रीमेंट क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, वो अपलोड करके भी एड्रेस प्रूफ आ जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास है पहले से एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में लाइट बिल भी एक्सेप्ट हो जाता है। अगर आपका खुद का घर है, आपके पास उसका लाइट बिल है, हो जाएगा। आधार कार्ड पे आपका एड्रेस है, आधार कार्ड पे जो आपका एड्रेस है और वही आपका एड्रेस प्रेजेंट में है, चल जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है और अगर आपका रेंटेड खुद का घर नहीं है, रेंटेड है, तो रेंट एग्रीमेंट आपका लग जाएगा। तो ये तीनों में से कोई एक आपका एड्रेस प्रूफ के लिए चाहिए रहता है। आइडेंटिटी प्रूफ, आज का सब लोग आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड यूज करते हैं, तो आधार कार्ड इज कंपलसरी, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। नहीं आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड बनाइए, वो हिसाब से हम कर सकते हैं। तो उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपकी खुद की पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, आपका सिग्नेचर लगेगा और आपके क्लास 8 की सर्टिफिकेट, ठीक है ना। अगर आप स्कूल गए हैं तो आपका 8 का सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं गए हैं तो उस केस में हम सेल्फ डिक्लेरेशन साइन कराते हैं इसका, ठीक है, एक फॉर्मेट होता है एनआईएस की तरफ से, वो सारा चीज हम करवाते हैं बच्चों का। तो अगर एजुकेशन वाइज में अगर उसके पास कोई मार्कशीट नहीं है तो भी हो जाएगा, बट ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास के होने चाहिए क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बन भी जाएंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी बच्चे का बन जाता है। सिर्फ आपको रिस्पेक्टिव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जहां पे भी आप जुरिसडिक्शन में हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, वहां पे जाकर डॉक्यूमेंट करना है, बनाना है, ठीक है। सो ये ऑल डिटेल था किसके बारे में, रिगार्डिंग क्लास 10th के कोई कौन कौन से बच्चे क्लास 10th का एनआईएस में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये 10th के रिलेटेड आपका क्या था, एलिजिबिलिटी था। अब हम बात करेंगे कौन से ऐसे लर्नर है जो क्लास 12th में फॉर्म भर सकते हैं। मतलब अभी मान लीजिए कि वो बच्चा क्या है, 10th उसने पास किया है, पहले कंडीशन तो ये है कि 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, स्टेट हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड से पास होना चाहिए। तो उसके बाद 12th उसने डायरेक्टली 12th दे रहा है, या मान लो उसने 11th नहीं दी, या उसने 11th 10वीं पास की थी 2013 में, अब वो 2026 में क्या देना चाहते हैं, 12वीं देना चाहते हैं। तो ऐसे लोग है ना, तो उनके साथ और भी रेगुलर वाले भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने क्या होता है, अदर बोर्ड अलाउ नहीं करते इतना बड़ा गैप, है ना, मतलब आपने 10 साल का गैप है आपके 10वीं और 12वीं में, तो अदर बोर्ड अलाउ नहीं करते हैं, पर एनआईएस बोर्ड में ही एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक समझेंगे, पहले पॉइंट आप ये समझेंगे यहाँ पे, एक फर्स्ट पॉइंट समझेंगे एनआईएस 12th को जो बोलते हैं, हम बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी। क्या बोलते हैं, सीनियर सेकेंडरी। अब इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी हमें समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर आप एलिजिबिलिटी आप समझेंगे यहाँ पे 12th के लिए, तो पहली एलिजिबिलिटी जो है वो पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन में हर बार बोलता हूँ कि एज, तो मिनिमम एज कितना चाहिए, 15 ईयर्स की एज चाहिए, मिनिमम 15 साल होना चाहिए एज ऑन 31 जुलाई। जैसे मैंने आपको बोला 31 जुलाई 2026 से आप काउंट कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ तक, आपकी डेट ऑफ बर्थ तक, ठीक है। तो आप देखिए क्या जिस ईयर में आप भर रहे हैं, जैसे अभी 2026 चल रहा है तो वो 2026, अगर आप 2027 में भरने में तो 2027 से लेकर आपका डेट ऑफ बर्थ तक आप डालिए गूगल पे या किसी भी बर्थ को क्या करते हैं, ईयर काउंटर रहता है ना, तो ईयर काउंटर से आप पता कर सकते हैं कितने साल के आप हुए हैं। तो आप उस हिसाब से आपका चेक कर सकते हैं कि आपका 15 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जो आपका लगेगा वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंपलसरी, 10th की मार्कशीट लगेगी लगेगी। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो आप 12th नहीं दे सकते, कोई उसको एडजस्ट नहीं कर सकता, ना सती साइंस एकेडमी उसको एडजस्ट कर सकती है, ना कोई भी बंदा उसको एडजस्ट कर सकता है। यू हैव टू नीड योर 10th मार्कशीट, दैट इज मिनिमम। अब किसी भी बोर्ड से वो मार्कशीट आप ले सकते हो। अगर आप एनआईएस के एग्जिस्टिंग लर्नर हो तो एनआईएस मार्कशीट चलेगी, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई, सीस, उसका स्टेट बोर्ड है, एनी अदर कोई भी बोर्ड आपका रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड कोई भी रहेगा ऑल ओवर इंडिया का, ठीक है, वो आप क्या कर सकते हैं, मार्कशीट लेके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, बात बन जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी।
उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट क्या है, 2 ईयर ऑफ एज, यहाँ पे 2 ईयर ऑफ गैप रूल, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। बहुत सारे लोगों को क्या पता होता है कि सर मैंने 2026 में, यहाँ पे समझिए सर मैंने 2026 में 10वीं दे दी, अब मैं क्या करूंगा सर, मैं 2027 में 12वीं दे दूंगा। नहीं, आप नहीं दे सकते 2027 में 12वीं, यू कैन नॉट गिव। मिनिमम 2 साल का गैप होना चाहिए। अगर 2026 में आपने 10वीं दी है तो 2028 में ही आप 12th के लिए अपेयर कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, एनआईएस में आपको पता होगा कि 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो क्या करते हो 2027 में क्या करते हैं 3 सब्जेक्ट दे देंगे और 2 सब्जेक्ट कर देंगे 2028 में देंगे, समझे मेरी बात को, तब ये एलिजिबल होता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैंने तो 27 में दिया था, तो 27 में आपने पांचों के 5 सब्जेक्ट आप दे नहीं सकते, क्या करना पड़ता है आपको, मिनिमम कितने सब्जेक्ट चाहिए रहते हैं तुम्हारे, 3 सब्जेक्ट आप देंगे और आगे 2 सब्जेक्ट आपके 2028 में देंगे तो 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे, समझे मेरी बात को। मतलब टेक्निकली आपका पास हुए 2028 में, टेक्निकली कितने गैप हुआ 10वीं और 12वीं में, कितने साल का गैप हुआ, मिनिमम 2 ईयर का गैप होना ही चाहिए, उससे ज्यादा चलेगा गैप पर उससे कम नहीं है ना। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना ना। एलिजिबिलिटी फॉर कैंडिडेट, तो पहले तो आपको मैंने जैसे बोला कि इसमें नॉन नेगोशिएबल क्या चीज है, क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, या आपके पास फेल्ड 11th या 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, या आपके पास स्कूल ड्रॉप आउट, अगर आप हैं कि स्कूल ड्रॉप आउट हैं तो उस केस में आप कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल भी कर सकते हैं जो लोग हैं, है ना, हाउस वाइफ जो है जिनका एजुकेशन बीच में छूट गया वो कर सकते हैं, 12th दे सकते हैं। स्पोर्ट पर्सन जिनके पास टाइम नहीं है रेगुलर स्कूलिंग जाने के लिए, और लर्नर जिसको क्या चाहिए, फ्लेक्सिबल एजुकेशन चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा है कि बच्चा कोई डिजीज से गूंज रहा है, मतलब उसका कोई है परमानेंट डिसेबिलिटी है, तो उस केस में वो लर्नर क्या कर सकता है, उसमें क्या कर सकता है, आ सकता है ना। ये सारी चीजें आपके हो गए रिगार्डिंग सीनियर सेकेंडरी की एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आप थोड़ा कंपैरिजन के हिसाब से समझे तो थोड़ा कंपैरिजन भी करा देते हैं, तो आप कंपैरिजन भी समझिए। पहला कंपैरिजन पॉइंट आप ये समझिए, कंपेयर करते हैं। देखिए अगर आप मिनिमम एज के हिसाब से देखेंगे तो 10वीं के लिए अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट में देखेंगे, अगर आप मिनिमम एज के हिसाब से कंपेयर करें तो सबसे पहले मिनिमम एज 10वीं के लिए 14 ईयर चाहिए और 12th के लिए कितना चाहिए 15 ईयर। अपर एज लिमिट दोनों में कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आप 60 साल के हो 100 साल के हो कितने साल के भी, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्लास 8 या इक्विवेलेंट या सेल्फ डिक्लेरेशन लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, मिनिमम आपका 10th का मार्कशीट आपका लगेगा। स्कूल ड्रॉप आउट के एलिजिबल है, यहाँ पे दोनों साइड में स्कूल ड्रॉप आउट एलिजिबल है। फेल्ड स्टूडेंट एलिजिबल है, यहाँ पे फेल्ड स्टूडेंट दोनों साइड में एलिजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वर्किंग प्रोफेशनल दोनों साइड में एलिजिबल है, ठीक है। उसके साथ हाउस वाइफ यस दोनों साइड में ये एलिजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स हर एक में आप ये दे सकते हैं, ठीक है। यानी तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द बेसिक्स आपका जो एलिजिबिलिटी आपको मिलेगी रिगार्डिंग द एनआईएस। तो अगर आप एनआईएस का एडमिशन लेना चाहते हैं 2026 में, तो पहले आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये पूरा वीडियो समझिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपका रेडी करके रखिए, और जब सारे डॉक्यूमेंट आपके रेडी हो जाते हैं तब आप एडमिशन फॉर्म फिलअप कीजिए। नहीं तो जब आप एडमिशन फॉर्म फिलअप करेंगे कुछ ना कुछ तो आपका छूट जाएगा, उससे क्या हो जाएगा तुम्हारा इन मीनवाइल ही क्या होता है, प्रॉब्लम आता है, ठीक है गाइस। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर आप एनआईएस चैनल पे, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में बात करेंगे कि एनआईएस रजिस्ट्रेशन थ्रू आउट द ईयर कैसे चलता है, क्या कोई भी बच्चा किसी भी टाइम पे एनआईएस में एग्जामिनेशन दे सकता है थ्रू आउट द ईयर, और कैसे दे सकता है वो हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आपको कोई भी अगर आपका डाउट्स है रिगार्डिंग कुछ किसी भी पॉइंट पे, रिगार्डिंग एडमिशन, रिजल्ट, प्रैक्टिकल, पीसीपी, टीओसी, टीएमए, किसी का भी डाउट रहेगा, आप चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। वहां पे आपका हर एक कमेंट को मैं रिप्लाई करता हूं, जिससे कि आपको हर एक जो आपका डाउट है वो क्लियर रहे। सो थैंक यू गाइस।